डॉक्टर साहब, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा है कि चाइना का जो स्टांस है, रशिया का जो स्टांस है, वो अपने अपने मसाले में फंसे में, चाइना डायरेक्ट अमेरिका के साथ नहीं होना चाह रहा। इस जगह पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान एक तो अमेरिका की गुड बुक्स में आ चुका है, दूसरी तरफ हम अपना बरादर मुल्क भी कहते हैं ईरान को, तो पाकिस्तान भी खासी क्रिटिकल कंडीशन में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का तो एक बड़ा सूली मौक़िफ़ है और पाकिस्तान तो खड़ा है इस सारे मामले पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी और ईरान के साथ भी। लेकिन ये जो दरमियान में अफ़गानिस्तान ने फ्रंट खोला है दरमियान में, ये एक बड़ा अजब फ्रंट उन्होंने खोला है कि जानते हुए कि इस वक्त एक ईरान में जंग छिड़ने जा रही है और ख़ित्ते में जंग छिड़ने जा रही है। ये जो अफ़गानिस्तान का फ्रंट खुला है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू किए हैं, पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया है। तो पाकिस्तान को क्यों अफगानिस्तान ने इंगेज किया है इस वक्त और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा है सारा। और ये बात ध्यान में रखें कि तालिबान की तरफ से पहले ये बात हुई थी कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे। अब वो ईरान छोड़ के इन दिनों में जब वहां पे जंग होनी है तो पाकिस्तान के साथ वो उलझ गए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सफारतकारी इस तरफ भी हो रही होगी यकीनन, जैसे मुशाहिद साहब ने थोड़ी देर पहले बात की, अफगानिस्तान के साथ भी। और अफगानिस्तान को भी ये देखना है कि इस मरहले पे क्या वो पाकिस्तान से उलझे रहते हैं या वो ईरान में अपने जो उन्होंने ऐलान किया था हम ईरान के साथ खड़े होंगे। देखिए, उनकी गवर्नमेंट जो है, तालिबान की गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखे अफगानिस्तान में कि वो रिकग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई ये नहीं कोई प्रॉक्सी गवर्नमेंट है या कुछ गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है उसको रिकग्नाइज तो नहीं किया हुआ दुनिया ने। तो वो तो जाके खुल के इस वक्त अगर वही कहते हैं कि हम जी सुसाइड बॉम्बर्स हैं, अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, तो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के अगर वो ईरान में उनकी मदद करने को जाते हैं, ये उनका भी इम्तिहान है बहुत बड़ा। तो मेरा ख्याल है कि अगले, और अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये शुरू हुआ है पहला फेज, अभी आप किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते कि क्या हमास खत्म हो गई है। आई डाउट। मेरा ख्याल है कि हमास जो है उसकी जो सेकंड, देखिए ये जो तंजीमें होती है ना, इनमें हमेशा जब टॉप लीडरशिप जाती है तो जो दूसरी लीडरशिप जगह लेती है वो पहले से ज्यादा एक एक्सट्रीम व्यूज रखती है और वो शदीद, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं इनके दरमियान रहा हूं, ये जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह के वहां पे दहलिया वगैरह में, ये इनको पता है कि किस वक्त हमने सामने आना है, किस वक्त गायब हो जाना है, किस वक्त गायब हो जाना है, किस वक्त सामने आना है। और ये इनको टाइम बहुत मिला है दरमियान में, बहुत टाइम मिला है। और उस वक्त में जब ये गजा पीस बोर्ड हो रहा था, ये स्टीव वित्कोव यूक्रेन में उलझे हुए थे, उधर से नेटो टूट रहा था, उधर से वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही होती, ये हो रहा है, वो, और पिछले दबाव जो टाइम भी इनको मिला है, इस दौरान हिजबुल्लाह, हमास और ये सब अपने आप को मुनज़्ज़म करते रहे हैं। और इनका ये बड़ी तेजी के साथ इनकी रिक्रूटमेंट भी होती हैं और तेजी के साथ एक जाए तो दूसरा, दूसरे तीसरा चौथा, असाइनमेंट्स कैसे इंटरनेट के बगैर। देखें, मैं आपको सिर्फ भी बात बताऊं, ये जो आप सुनते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, ये सारी चीजें, इन सब का ओरिजिन आपको बुनियादी तौर पे ये इसी किस्म के मुल्कों या तंजीमों से मिलता है, इनका ओरिजिन। जहां पर वो कहते हैं कि जी बाहर के मुल्कों ने तो हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, स्विफ्ट की पाबंदियां लग गई, सैंक्शंस लग गए बहुत ज्यादा। तो मैं जब कई ऐसे शहरों में या इलाकों में गया हूं मशरिक़ वस्ता के, तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार यहाँ पर तो ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है सारी की सारी, जो यहाँ पे तो वो नहीं है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो फिर इनके पास पैसे कैसे आते हैं, इनके पास पेमेंट तो मुझे पता ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आज से 10, 12, 15 साल में, वो उस वक्त क्रिप्टो यूज कर रहे थे। उस वक्त जब यहाँ पाकिस्तान में बाकी जगहों पे कोई जिक्र नहीं था क्रिप्टो को, तो क्रिप्टो वो यूज कर रहे थे। क्रिप्टो में अपना एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, वो ये नहीं कि वो ये बिटकॉइन ले रहे थे मेरे, वो अपना सिस्टम उन्होंने बना के और ये उसके थ्रू सारा काम इनका हो रहा था। तो बात ये है सारी कि उनका एक अपना सिस्टम है, वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मुख्तलिफ, वो उनके पास छोटे छोटे टेलीफोन्स हैं। जब से ये पेजर वाला वाकया हुआ, वो सारी रिप्लेसमेंट उन्होंने की है। सीरिया जो है, शाम, उसके ऊपर भी अब जो है वो जाहिर है कि स्टेबल नहीं है। ये सीरिया में आप देखें ना, SDF मौजूद है अभी तक, तुर्की और सऊदी अरेबिया और बाकी सारे मामलात वहाँ पे उन्होंने ठंडे तो करवाए, लेकिन बहुत सारे फैक्शंस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुर्द, दाएं बाएं, आगे पीछे। कभी इसराइल वो दुरुस के ऊपर हाथ रख देता है, कभी SDF पे हाथ रख देता है, कभी कहीं कर देता है। तो ये अहमद शरा ने भी जल्दी फैसला करना है कि क्या करना है, और एक इंडिपेंडेंट फैसला होगा। तुर्की और सऊदी अरेबिया क्या एक पेज पे रहते हैं, अलग होते हैं, मुल्कों की अलग पॉलिसीज होती हैं, आपस में वो बात करते हैं, तो ज़ाहिर अमेरिका उनको मॉनिटर कर रहा है ऊपर बैठ के।
और चाइना भी देख रहा है और रशिया भी देख रहा है, ये भूल जाएं कि वो नहीं देख रहे, एक एक बात, एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ वो देख रहे हैं सबकी। तो इस वक्त मुल्कों की क़यादतें, और मैं आपको बताऊं ये भी शुरू हुआ है ना मामला, तो रिजीम चेंज ईरान में भी हो सकता है, कहीं और पर भी हो सकता है, कई मुल्कों में बहुत प्रेशर है अवाम का, तो कई और मुल्क भी हदफ हो सकते हैं कि पता चला लोगों की तवज्जो एक तरफ, अब देखें ना सबकी तवज्जो गजा में थी और जंग छिड़ गई है इस वक्त, गजा पीस बोर्ड की तरफ जाना था, जंग छिड़ गई है ईरान के साथ, फिर ईरान के साथ जंग थी तो इधर ये तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, जो तालिबान रजीम है और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अरूज पे पहुंच गई। तो आपका जहन इस वक्त जो है वो है सारा कि ईरान पे अटैक हुआ है और ईरान और इसराइल का, लेकिन किसी भी वक्त कोई तीसरा चौथा फ्रंट खुल सकता है साइड पे, कहीं कोई रिजीम गिर सकती है, कोई कहीं कोई वाकयात, अभी तो शुरू हुआ है ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि चारों तरफ इनको नहीं करना चाहिए था, तो आप भी अभी कह रहे थे कि अभी ऑल आउट वॉर जो है वो उस तरफ को शायद नहीं भी आ सके, तो डू दे हैव इनफ कैपेसिटी? अगर ये तवील जंग होती है तो ईरान क्या केपेबल है कि इसको मुसलसल लेके चले? क्या ट्रैक रिकॉर्ड ईरान का क्या कहता है इस बारे? मैं फिर भी बात दोहरा रहा हूं कि ये ईरान नहीं है, ये अमेरिका, चाइना और रशिया है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मोहरा तो ईरान बना हुआ ना, ईरान टारगेट बना हुआ नहीं, ईरान तो बना है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अगर आबनाए हुर्मुज बंद होती है तो उनका 80% ऑयल तो जा रहा है ना चाइना, ठीक है ना। आबनाए हुर्मुज बंद होती है तो चाइना, यहां पर जो है अगर दीगो गार्सिया में और बाकी जगहों पर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो रियल टाइम इंटेल, वो चाइना सामने नहीं आया, चाइना पीछे तो मौजूद है ना, चाइना पीछे मौजूद है। मुझे बताया ना सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती किसने करवाई थी? चाइना ने करवाई थी। तो बात यह है कि चाइना मौजूद है पीछे, और यूक्रेन के अंदर मिसाइल किसने दिए थे? रशिया को मिसाइल किसने दिए थे? ईरान ने दिए थे मुश्किल वक्त में। अगर वो मिसाइल ना जाते ईरान के तो यूक्रेन से रशिया शायद कमजोर पड़ रहा था, ठीक है ना। उनको चाइना ने किसी और अंदाज में सपोर्ट किया, फिर नॉर्थ कोरिया हमने देखा वो भी आ गया यूक्रेन में, लेकिन शुरू में जो मिसाइल गए जो कि रशिया ने इस्तेमाल किया अगेंस्ट यूक्रेन, वो तो ईरान ने दिए। तो आपका ख्याल है कि इस वक्त ईरान को बिल्कुल डम करके रशिया बैठा होगा? रशिया तो और उसको ये अच्छी तरह पता है कि बैल्कनाइजेशन की तरह रिजीम चेंज नहीं है, यहाँ जो भी रिजीम आके बैठेगी वो रिजीम होगी जो कि ट्रंप बिठाएंगे लाके, और उसके नतीजे में अगर बैल्कनाइज कर देते हैं तो फिर वो इराक के ऊपर भी, वो पाकिस्तान पे भी, वो सेंट्रल एशिया पे भी, वो अफगानिस्तान पे भी, वो अरेबियन सी पे भी, वो इंडियन ओशन में भी, वो पोर्ट्स बंदरगाहें जितनी हैं उनको भी, फिर वो जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं जितने चाइना का जो सारा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा अमेरिका। तो ये सिर्फ इसराइल और अमेरिका, देखिए ना, इसराइल और अमेरिका कहाँ, इसराइल कौन सा, सॉरी ईरान अमेरिका पे कौन सा अटैक कर रहा था इस वक्त? मतलब ईरान ने कहाँ कहा है कि हम अमेरिका पे अटैक कर रहे हैं? बात तो चल रही थी गजा पीस बोर्ड की, दरमियान में खींचा जो है वो खींचा है इसराइल ने खींचा है, और ये डू और डाई है इस वक्त। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये मामला ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बाकी खलीजी ममालिक, अरब ममालिक, ये वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। अगर वो आज मतलब यहां पर रिजीम चेंज, मैंने आपसे कहा ना, यहां रिजीम चेंज नहीं हुई, आपको कहीं और से कोई खराब वाकया नजर आ गया, कहीं और कोई वाकयात हो गए। और ये जो प्रॉक्सिस होती हैं ये हमेशा ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे इनका, यानी ये बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं जैसे मोसाद है, तो उधर आप समझ लेंगे एक उनकी खताब हिजबुल्लाह वो भी बिलो द रडार काम कर रही है, उनके पास भी जदीद तरीन असला है, उनके पास भी इंटेल आ रही है, वो भी आगे जाके लड़ सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अभी बड़ा प्रीमेच्योर है कहना, और खासतौर पर मेडिटेरियन का जो फ्रंट है, अभी तो हमारा सारी तवज्जो है ना अपने हुर्मुज़ पे, मेडिटेरियन का जो फ्रंट है इसके लिए काफ़ी टाइम मिला है, इसके लिए जो है ना काफ़ी टाइम मिला है ईरान को, हमास को, हिजबुल्लाह को, कि दोबारा अपने आप को वो खड़ा करें। ये ध्यान में रखें कि जो अहमद शाह हैं वो उन्होंने जाके प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और ये कहा कि हम जो रशिया की जो बेसिस हैं सीरिया में वो हम चाहते हैं कि वो कायम रहें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो करेंसी है, बाकी सारे मामलात, वो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहने चाहिए। आप ये ज़हन में रखें कि अफ्रीकन यूनियन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालीलैंड, सोमालिया, वहाँ पर बाकी जितने ममालिक हैं, इजिप्ट जो है वो, तो ये मेडिटेरियन सी, और ये मेडिटेरियन सी बिल्कुल रेंज में है, मेडिटेरियन सी है, और सामने जो है वो जेरेड फोर्ट खड़ा है हैफा पे। तो एक वो फ्रंट है,
एक ये फ्रंट है। ये एक रीजनल वॉर है जिसमें हदफ तो ईरान है, लेकिन किसी भी वक्त आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि ये हुतीस का मसला बन गया। किसी भी वक्त आप कह सकते हैं कि ये एक और फ्रंट कहीं और खुल गया और वहां से जो है वो झड़पें शुरू हो गई। इसको इतनी आसानी से कि 24 घंटे 48 घंटे में आप कहें कि जी ईरान को शिकस्त हो गई, ये मेरे ख्याल से हम चूंकि हम इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, बदकिस्मती के साथ एक कवर कर रहे हैं, तो मिनट टू मिनट ये सूरत हाल चेंज होगी। और इस वक्त जो है वो ये भी हमने देखना है कि कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, कितनी अच्छा देर अच्छा डॉक्टर तक, साहब, अभी जो आबना हुर्मुज़ की आप बात कर रहे हैं, आबना हुर्मुज़ जो ये स्टेप हो सकता है, ये फाइनल स्टेप हो सकता है या इससे आगाज भी किया जा सकता है? अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती कि हमने जो चारों तरफ अपने अहदाफ खोल दिए हैं, अगर उनमें कामयाबी नहीं मिलती अपेरेंटली, तो फिर क्या आबना हुर्मुज़ हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि ईरान का सेकंड ऑप्शन हो सकता है? नहीं, अंदर आबना हुर्मुज़ से तो कोई भी किसी किस्म का इब्राहिम लिंकन या कोई अमेरिकन जहाज नहीं, वो बहुत तंग है, बहुत छोटी है। अगर आपने देखा हो तो उससे ये एयरक्राफ्ट, और वो तो बिल्कुल रेंज में आ जाएंगे ना, वो तो सीधा एक मिसाइल गिरेगा और वो तो दूर खड़ा है इब्राहिम लिंकन, वो दूर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आबना हुर्मुज़ अगर बंद होती है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद होती है, तो उसके नतीजे में सऊदी अरबिया, यूएई और इराक का जो तेल, जितना भी तेल दुनिया को जा रहा है, वो सारा तेल उन मुल्कों का बंद हो जाएगा। यानी वो ईरान का ऑयल नहीं, ईरान के पास तो फिर चाबहार और बाकी है ना पोर्ट। आबना हुर्मुज़ तो परे है। आबना हुर्मुज़ अगर बंद करते हैं तो सऊदी अरेबिया का ऑयल बंद हो जाता है। सऊदी अरेबिया का कोई ऑयल बाहर ले जाने का रास्ता नहीं है, यूएई के पास कोई रास्ता नहीं है कि बाहर लेके जाएं। आबना हुर्मुज़ इज नॉट अबाउट ईरानियन ऑयल, इट्स अबाउट खलीजी ममालिक के ऑयल इंक्लूडिंग इराक। इराक के पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है कि वो यहाँ इंडियन ओशन तक आए अदर देन आबना हुर्मुज़। अगर आप मैप देखें आबना हुर्मुज़ का, तो आबना हुर्मुज़ से सऊदी अरेबिया का ऑयल गुजरता है, यूएई का गुजरता है, जो है वो इराक का ऑयल गुजरता है, खलीजी रियासतों का ऑयल आबना हुर्मुज़ से गुजरता है। आबना हुर्मुज़ के ब्लॉक करने का मतलब ये है कि खलीजी ममालिक का ऑयल बाहर नहीं जा पाएगा। और वो ब्लॉक करना ये है कि आप सिंपली वहां पे आपने कह दिया कि यहाँ पर जो है वो बारूदी सुरंगें हैं समंदर के नीचे, तो यहां से कोई टैंकर ना गुजरे, बस खत्म। ब्लॉक करने का ये मतलब नहीं है कि वहां पे आपने कोई फिजिकली कोई दीवारें खड़ी कर दी या कोई जहाज खड़े कर दिए कि आबना हुर्मुज़ बंद हो गई। आपने मुल्कों को बता दिया कि हमने बारूदी सुरंगें एक्टिवेट कर दी हैं, यहां से कोई टैंकर ना गुजरे। जी।